दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सचिन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी मापक उपकरण में विशेषता यह होनी चाहिए कि वह गुणों का मापन कर सके जिसके लिए वह बनाया गया है या प्रयोग किया जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उस मापक उपकरण का वैध होना चाहिए, तभी वह वैध उपकरण कहा जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर है थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृद्धि से संबंधित हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि, बुद्धि। इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता। उत्सुकता परीक्षण, हम यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्सुकता जब बच्चे में होगी तभी वो नए नए आयामों को बना पाएगा, सृजन कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सृजनात्मकता राइट आंसर है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। बच्चे में जब सृजनात्मकता का गुण होगा, नए नए आयामों को वो बनाएगा, खिलौना टूट जाएगा उसे जोड़ने की कोशिश करेगा या चित्रकारी करेगा, तो उसमें आपको मौलिकता भी देखने को मिलेगी, प्रवाह भी होगा, यानी वो एक स्टेप के बाद एक दूसरा स्टेप भी करेगा, और उपयोगिता भी उसकी होगी। जब वो कोई चीज़ बनाएगा तो वो कुछ ना कुछ उसका महत्व होगा। तो इसलिए मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता 3 ऑप्शन सही है, जबकि सृजनात्मकता से संबंधित मितव्ययिता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। इसका राइट आंसर है अधिगम का श्रेणी क्रम। गैने की सोपानिकी सिद्धांत है। गैने ने एक, आप लोगों ने देखा होगा पिरामिड, जैसे गीजा का पिरामिड या मिस्र में जो पिरामिड हैं, उसी तरह गैने ने अपने अधिगम के सिद्धांत में पिरामिड का उल्लेख किया है। पर्यावरण में जैसे जीव वो का होता है जैविक पिरामिड, जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, उसी प्रकार यहाँ अधिगम का श्रेणी क्रम त्रिकोण के हिसाब से इन्होंने गैने ने बनाया था, उसी को गैने की सोपानिकी भी कहते हैं। इसलिए राइट आंसर है अधिगम का श्रेणी क्रम। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। इसका राइट आंसर है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित। सोलह पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। सबसे पहले आपको बता दें, 16 पीएफ का फुल फॉर्म 16 पर्सनालिटी फैक्टर है, जो कि व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। और यह किशोरावस्था मतलब 17 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी,
व्यक्तित्व के लिए मापन 16 पीएफ का किया जाता है। बुद्ध का तरल मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर है कैटल महोदय ने बुद्ध का तरल मॉडल दिया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका राइट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, क्योंकि बच्चा घर में तो अपने पारिवारिक चीज़ों को सीखेगा, और जहाँ बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो इसलिए सभागार का ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। और खेल का मैदान, खेल के मैदान में जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं, बड़े बच्चे, उनके लिए उत्तम स्थान है। जबकि यहाँ संज्ञानात्मक पूछ रहा है विकास, इसलिए यहाँ विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होगा। अगर शारीरिक विकास पूछता तो खेल का मैदान ऑप्शन राइट होता। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। इसका राइट आंसर है आवश्यकता। जब आवश्यकता होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा गया है। जब आवश्यकता होगी तब उसी से व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आवश्यकता इसका राइट आंसर है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। इसका राइट आंसर है सीखना। व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे सीखना कहा जाता है, या मनोविज्ञान की भाषा में उसे अधिगम कहते हैं। निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। सबसे पहले चारों ऑप्शनों को देख लीजिए। पहचान का स्मृति से संबंध सीधा सा है। जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं या किसी को पहचानते हैं तो डायरेक्ट आपकी मेमोरी से उसका मतलब होता है। धारण भी स्मृति से संबंधित है, क्योंकि आप जब किसी का एक बार चेहरा देखते हैं या ट्रेन देखे हैं तो आपके माइंड में एक उसका फिगर आ जाता है, यानी आपने उसको धारण किया है आपकी स्मृति ने। और पुनर्स्मरण भी स्मृति से संबंधित है, जबकि अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि अनुभूति का सीधा संबंध आपके दिल से होता है। तो इसका राइट आंसर है अनुभूति। अनुभूति का संबंध स्मृति से नहीं है। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। राइट आंसर है, क्योंकि सत्ताधारी नेतृत्व आप प्रधानाध्यापक करेगा तो उसकी जो है छवि खराब होगी, मतलब नेतागिरी टाइप में उसका टीचर वगैरह या बच्चे जो है इज्जत कम करेंगे। हस्तक्षेपी नेतृत्व से प्रधानाध्यापक के विद्यालय का जो है वातावरण सही नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ राइट आंसर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व एक प्रधानाध्यापक के लिए या वरिष्ठ अध्यापक के लिए उचित होगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसने कहा? सैफर, ड्रेवर, हैडफील्ड, लाइडल। इसका राइट आंसर है
ये कथन ड्रेवर का है। शतरंज तथा कार्ड को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, ये तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल। शतरंज और कार्ड लड़ाई से संबंध ही नहीं है। बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल, तो इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक खेल। अभिवृद्धि संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। इसका राइट आंसर है अभिवृद्धि संप्रत्यय में ये तीनों सभी होंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, केवल ए सही है, या ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि बुद्धि सीखने की क्षमता भी है और बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की भी योग्यता रखती है। अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति कवि, लेखक, शिक्षक आदि होते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है। तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। इसका राइट आंसर है बोध। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। इसका राइट आंसर है चिंतन और कल्पना। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। इसका राइट आंसर है प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। इसका राइट आंसर है संबंध के। भग्नाशा के मतलब भूल एवं त्रुटि को भग्नाशा कहा जाता है, और तनाव तो मानसिक विकार से सीधा संबंध रखता ही है। चिंता भी सीधा संबंध मानसिक विकार से है, केवल संबंध का जो है मानसिक विकार से संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। आप सब बाल मनोविज्ञान पढ़े हैं, आप सबको तो पता ही होगा। स्टैनले हॉल ने अत्यधिक दबाव, तनाव और मतलब झंझावात, तूफान भरी आयु को किशोरावस्था को कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। पावलोव ने सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर। इसका राइट आंसर है पावलोव ने सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग कुत्ते पर किया था, जबकि बिल्ली पर थार्नडाइक ने, चूहे और कबूतर पर स्किनर ने किया था। सीखने के वक्र प्रगति के सूचक हैं, मौलिकता के सूचक हैं, गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, रचनात्मकता के सूचक हैं। इसका राइट आंसर है प्रगति के सूचक हैं। जो सीखने का ग्राफ होता है वो प्रगति का सूचक है, क्योंकि जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसका ग्राफ सीधा बढ़ता जाता है। एक अध्यापक को अध्यापन के समय सर्वाधिक किसका ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक भिन्नता,
विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो चारों ऑप्शन में से विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से तो कोई एक अध्यापक को अध्यापन के समय इसका कोई मतलब ही नहीं है। विषय वस्तु भी इसका कोई मतलब नहीं है एक टीचर को पढ़ाते समय। इसमें पूछ रहा है अध्यापक को अध्यापन के समय सर्वाधिक, वैसे तो विषय वस्तु और विद्यार्थियों की आयु सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पर पूछ रहा है, सर्वाधिक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता। बच्चों का कौन सा बच्चा तेज है पढ़ने में, कौन सा कम बुद्धि का है या छोटे साइज का है, लंबाई ज़्यादा है, तो वैयक्तिक भिन्नता को अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। किस बच्चे को आगे बिठाना है, किसको पीछे बिठाना है, ये सभी, इसलिए इसका राइट आंसर है सी, वैयक्तिक भिन्नता। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। इसका राइट आंसर है गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, समायोजन, बचने। इसका राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। इसका राइट आंसर है सृजनशीलतावाद। सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों को पैदा करने, उन्हें खोजने का स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सृजनशीलतावाद। निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी दोनों हैं, मिश्रित विधि और साहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। मिश्रित विधि से पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, जबकि उसे खंडों में बात पर उनको याद किया जाता है। और विचार साहचर्य विधि से स्मरण की जाने वाली ज्ञात बातों को संबंध स्थापित करके याद किया जाता है। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हो नई, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।